राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया कि लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच चुकी। ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का रुख रूस की तरफ करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के जंगी जहाजों ने पूरे अटलांटिक क्षेत्र की घेरेबंदी करनी शुरू कर दी है। पूरी दुनिया खौफ में है कि कहीं न्यूक्लियर बटन दब न जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पुतिन की हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है और नाटो का इरादा पुतिन के खिलाफ पक्का होता जा रहा है। पुतिन के 11 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात, नाटो बॉर्डर से सिर्फ 20 मील दूर, नॉर्वे की सीमा के बिल्कुल पास। रूस के TU-160, TU-95 तैयार, पुतिन के ऑर्डर का इंतजार। न्यूक्लियर बटन दबने वाला है। रूस के ओलेनिया एयरबेस पर अमेरिका ने परमाणु क्षमता से लैस पुतिन के 11 न्यूक्लियर बम स्पॉट किए हैं। रूस की नेवी का यह हेडक्वार्टर लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए बहुत माकूल माना जाता है। सवाल है, फिर क्या पुतिन का परमाणु टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका भी है? ये बहुत असामान्य घटना है, बहुत चौंकाने वाला है कि दुनिया की जब दो महाशक्ति अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को परमाणु पावर का ओपन चैलेंज दे रहे हों, सवाल फिर वही कि क्या अब न्यूक्लियर युद्ध छिड़ने ही वाला है? कत्लेआम ही है आखिरी रास्ता, घुट घुट कर मरना ही है आखिरी सच, एटम बम ही है युद्ध का आखिरी उपाय। डार्क रूम में परमाणु वॉर पर क्या हुआ फैसला? कौन किस पर पहले गिराएगा न्यूक्लियर बम? चलेगा यूक्रेन तो क्या बच पाएगा रूस? अहम की जंग से भड़के परमाणु के शोले, परमाणु बम से होगा सब खाक। क्या होगा यूक्रेन युद्ध का अंजाम? क्योंकि रूस के तैयार एटमी बॉम्बर की ताकत आप देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि परमाणु धमाका हुआ तो कितना खतरनाक और त्रासदी से भरा होगा। TU-160 बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। टोपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। रूस ने अपने फाइटर जेट्स को रेडी रख मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है। और सिर्फ TU-160 बॉम्बर नहीं, रूस ने TU-95, जो कि एकमात्र प्रोपेलर संचालित स्ट्रेटेजिक बम वर्षक है, उसे भी नाटो की सीमा के पास रेडी रखा है। इसी परमाणु बॉम्बर पर सोवियत जमाने में सबसे शक्तिशाली परमाणु बम लादकर टेस्ट किया गया था। आज 70 साल बाद भी रूस इस TU-95 की क्षमता पर पूरा भरोसा रखता है। पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती का फैसला उस वक्त लिया है जब यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल रूस को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। जोसेफ बोरेल को सुनिए और तय कर लीजिए, अगला हिरोशिमा और नागासाकी यूक्रेन का कौन सा शहर होगा? वो कौन सी तारीख होगी जब एक बार फिर वर्चस्व की जंग में इंसानियत स्वाहा होगी? जोसेफ बोरेल ने पुतिन को खुली धमकी दी है कि यूक्रेन वॉर में अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो रूस की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पुतिन कह रहे हैं कि वो ब्लफ नहीं कर रहे, वो ब्लफ बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि लोग यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं और यूरोपीय यूनियन, नाटो और अमेरिका एक दूसरे के साथ ब्लफ नहीं कर रहे। नाटो यूक्रेन के लिए दीवार सा खड़ा दिख रहा है। रणभूमि में भी इसका नजारा दिखा जब सिर्फ 18 मिनट में यूक्रेन की फौज ने रूस के चाप KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पुतिन अब युद्ध के अंतिम चरण में है और ज़ेलेंस्की युद्ध के दूसरे चरण में। पहले पुतिन का पलड़ा भारी था, अब ज़ेलेंस्की जीतते दिख रहे हैं। नतीजा दुनिया खोल रही है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल को सुनिए। International community sitting at United Nations has to issue a strong condemnation
of the threat to use nuclear arms, which is an irresponsible and dangerous position taken by President Putin. We stand by Ukraine. यूरोप की ताकतों ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को मदद की है। ज़ेलेंस्की की सीने में शक्ति का तूफान यूरोप ने ही भरा है। युद्ध के इतिहास में ऐसा यदा-कदा ही होता है कि इतना बड़ा कोई बाउंस बैक करे जैसा कि यूक्रेन की सेना ने किया। और ज़ेलेंस्की का युद्ध मैदान में जय-जयकार पुतिन की चिंता की लकीरों को और गाढ़ा कर रही हैं। ज़ेलेंस्की के हर आने वाले बयान से पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम गिराने वाला विकल्प और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यूरोप और अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की फौज को पानी पिला दिया, इसलिए बार बार सवाल ये उठता है कि क्या इस बेहद नाजुक वक्त में पुतिन संपूर्ण मानवता का संहार कर देने वाले परमाणु बम को गिराने का फैसला लेंगे। पुतिन के दिन और रात बेसब्री में कट रहे हैं। युद्ध भूमि से मिल रही खबरें मॉस्को की सियासी आसमान पर पुतिन के हार के नगमे सुना रही हैं। पुतिन बेचैन है। यूक्रेन वाली लड़ाई का मोर्चा प्रतिष्ठा वाले दलदल में तब्दील होता दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के रूस को बर्बाद करने के बयान के पहले पुतिन ने प्रचंड प्रताप के साथ न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। एक बार सुनिए पुतिन की लाल आंखों का रौद्र रूप। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... ये बयान ऐसे ही नहीं है, यूक्रेन में रूस के लिए उपजे संकट का नतीजा है। पुतिन के सामने जंग में सिमटते विकल्पों का प्रकटीकरण है। लेकिन हाय पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेट से खौफ का माहौल नहीं, सिर्फ दोगुने जोश से लड़ने की फिक्र दिख रही है। ज़ेलेंस्की पग पीछे धरने की जगह और ज्यादा जोर से मैदान में ललकार रहे हैं। Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники і захисниці. Це наш народ, який б'ється за своє право на життя на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань проти нацистської окупації і проти рашистів. ज़ेलेंस्की का युद्ध मैदान में जय जयकार पुतिन की चिंता की लकीरों को और गाढ़ा कर रही है। ज़ेलेंस्की के हर आने वाले बयान से पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर बम गिराने वाला विकल्प और मजबूत हो रहा है, क्योंकि जवाब सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं देना है, जवाब जो बाइडेन को देना है, पूरी दुनिया को देना है। और फादर ऑफ द ऑल बम रखने वाला रूस सिर्फ न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कर रहा। रूस के विपरीत यूक्रेन युद्ध का फैसला आते देखा तो दूसरा नागासाकी और हिरोशिमा तय मानिए। रूस की फौज की ताकत यूक्रेन जंग में पहले ईंट दर ईंट ढही, अब दीवार दर दीवार ढह रही है। पहले रूस के टैंकों की तबाही की कहानी सामने आई और अब रूस की मिसाइलों की मार से भी नतीजा सिफर। यूक्रेन के जोशीले जवानों की हिम्मत ने रूस की सेना के सामर्थ्यवान जनरलों की बोलती बंद कर दी है। यूरोप और अमेरिका से आए हथियारों ने रूस की फौज को पानी पिला दिया है। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि क्या इस बेहद नाजुक वक्त में पुतिन संपूर्ण मानवता का संहार कर देने वाले परमाणु बम को गिराने का फैसला लेंगे? क्योंकि ब्रिटेन में नेटो ने रूस की ओर मुंह उठाए 60 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं ताकि पुतिन के एटम बम गिराने की सूरत में तत्काल रूस को रौंद दिया जाए। अमेरिका के B-52 बॉम्बर अटलांटिक को घेर कर खड़े किए गए हैं। F-15 ईगल ब्रिटेन से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। नीदरलैंड्स, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, मतलब लड़ाई उस दौर में है जहां बम फटेगा तो सिर्फ जमीन नहीं दहलेगी, उसके रेडिएशन से नस्लें तबाह होंगी। 21वीं सदी की दुनिया परमाणु बम की रेस में मटियामेट होगी। न्यूक्लियर ब्लफ का खेल ऐसा है कि इसे सिर्फ जिस पर गिराया जाता है वही नहीं जलता, चलाने वाले के हाथ भी जलते हैं। लेकिन ये समझे कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की।
यूक्रेन युद्ध के 8 महीनों बाद हथियार पहले किसने चलाया, ये सवाल बेमानी हो चुका है। लिहाजा फैसला पहले किसका आता है, इस पर नजर है। लेकिन नेटो को भी एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस एकता के दम पर वो दुनिया की सबसे बड़ी एटमी शक्ति रूस को धमकी दे रहा है, उसके संगठन में एकता है भी या नहीं, पहले चेक कर ले। क्योंकि फ्रांस यूएन का परमानेंट सदस्य है और उसके पास अमेरिका ब्रिटेन की तरफ वीटो की भी ताकत है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सुनिए। फ्रांस टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक से रूस को जवाब नहीं देगा, जैसा कि हमारा परमाणु हथियारों को लेकर सिद्धांत रहा है। एक पंक्ति का फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत कुछ कहता है। ब्रिटेन की पुतिन को रोकने की उकताहट, जो बाइडेन की पुतिन को सबक सिखाने की बेसब्री और ज़ेलेंस्की को मिल रहे यूरोप से हथियारों की सीमा। ऐसे में परमाणु बम गिराने वाली गेंद पुतिन के पाले में दिखती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अंतिम फैसला कर घर वापसी उन्हीं को करनी है। और इसके लिए परमाणु हथियार के अलावा भी दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का काल नहीं, शांति की वेला है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। रूस और यूक्रेन युद्ध परमाणु हमले के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने नॉर्वे की सीमा पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात किए, जो कि नाटो की सीमा से सिर्फ 20 मील दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक्शन के बाद लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। एक तरफ ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का रुख रूस की तरफ मोड़ दिया है, तो वहीं अमेरिका के जंगी जहाजों ने पूरे अटलांटिक क्षेत्र की घेराबंदी की है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच पुतिन के कैंप में लगातार मीटिंग चल रही है। पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध के आहट के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को आगे बढ़कर रूस से बातचीत करनी चाहिए, ताकि इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। रूस के हथियारों से रूस को मात देने की बड़ी तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों से रूस के हथियार खरीदकर उसे यूक्रेन को मुहैया कराने के प्लान पर अमेरिका इस वक्त काम कर रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस पहले से ही हार और निराशा के माहौल में है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 6000 करोड़ की सैन्य सहायता भेजने का ऐलान किया। यूक्रेन रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा था। रूस से जारी युद्ध के बीच पूरे यूक्रेन में सायरन बजने लगे हैं। कीव प्रशासन के टेलीग्राम चैनल के अनुसार राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर रूस के रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया है। ये दावा किया गया है रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इस वीडियो में रूस के एमआई हेलीकॉप्टर भी दिख रहे हैं। G20 समिट में बाइडेन से मुलाकात पर पुतिन ने झाड़ा पल्ला। पुतिन ने बाइडेन से ये सवाल पूछने को कहा। फिलहाल पुतिन ने G20 के किसी भी देश से बात करने से इनकार कर दिया। रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की इस वक्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन पर लिए फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन पर वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। तेज होगा यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन को बर्बाद कर मारेंगे पुतिन। यूक्रेन पर पुतिन को पछतावा नहीं। युद्ध में यूक्रेन पर आग बरस रही है। पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर ढा रही है। शहर के शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो रहे हैं। युद्ध में हजारों सैनिकों की जान जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं।
उनके दिमाग में कुछ और खतरनाक चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है जो पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर सकता है, और सिर्फ कोरी आशंका नहीं है, क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराया है और साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य यूक्रेन को बर्बाद करना नहीं बल्कि कुछ और है। आपको सुनाते हैं पुतिन ने क्या कहा। Вот я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. सुना आपने, पुतिन को यूक्रेन पर लिए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, न ही युद्ध को अभी वो रोकने वाले हैं। यानी साफ है, यूक्रेन पर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं और तस्दीक करती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस की सेना की तरफ से एक ताजा वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में रूस की सेना यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल से हमला करती दिखी। इन हमलों से पुतिन का मकसद एकदम साफ दिख रहा है। वो यूक्रेन पर हाल में फतह हासिल करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि यूक्रेन के जोरदार पलटवार के बावजूद रूस की सेना ने अभी तक अपने युद्ध अभ्यास न धीमा किया न रोका है। उल्टा पुतिन की सेना लगातार अपने सैन्य ताकत को बढ़ा रही है। पुतिन सैन्य लामबंदी को जल्द से जल्द पूरा करने का भी ऐलान कर चुके हैं। उधर यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूस के हमले से कीव प्रशासन ने अपने शहरों को अलर्ट कर दिया है। कीव प्रशासन ने यूक्रेन के सभी शहरों को एयर अलर्ट किया है। यानी साफ है, यूक्रेन पर अभी और घातक हमले होंगे, कि इतनी तबाही के बाद भी पुतिन की सेना रुकने को तैयार नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई कश्मीरी पंडित की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया नष्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाढ़ की चपेट में कई गांव, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, ग्रामीण पलायन करने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके डूबे। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हालात और खराब, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात को देखकर नाराज हुए वीडियो। राहत सामग्री वितरित करने वाले कर्मचारियों को लगाई फटकार। यूपी के मऊ में रहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब में डूबे घर और खेत, सुरक्षित जगह पर पलायन कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे बन गए हैं कि बीते 50 सालों में साल सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर है। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 जिलों में 12 लाख लोग बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बाढ़ का कहर। सड़क पार करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार अपने 2 मासूम बच्चों के साथ बह गया। स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद तीनों की जान बचाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। पुणे में हालात बेहद खराब हैं। वहां पानी भर जाने की वजह से कई गाड़ियां उसमें आधे से ज्यादा डूब गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में आया उफान। प्रकाशम बैराज में भी पानी का बहाव तेज। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सिरमौर में अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में CSIR सोसाइटी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। राज्यों के कानून मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, कानून सरल और सहज भाषा में लिखा जाए। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, समाज के हर वर्ग के साथ बिठाया था तालमेल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई दरियादिली। काफिला रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। मरीज के परिजनों ने मुख्यमंत्री को कहा शुक्रिया। यूपी की मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में आरोपी को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
यूपी के कासगंज में मामूली विवाद पर दो समुदायों के बीच हुई झड़प मारपीट के दौरान जमकर दुकानों में हुई तोड़फोड़। 4 नामजद और करीब 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने आरोपी लड़के को किया गिरफ्तार। दिवाली में पटाखों की सप्लाई करने की तैयारी में था आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की वजह से कार पूरी तरीके से जलकर खाक। राजस्थान के पाली में नगर परिषद सभागार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। करोड़ों का माल जलकर खाक। 24 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के उदयपुर में एक सीमेंट से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप की स्थिति। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं, लेकिन ट्रक खाक। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग की लपटें तेज, जिसके बाद मोटरसाइकिल पूरी तरीके से जलकर खाक। बिहार के मुंगेर में फायरिंग से मची दहशत। बदमाशों ने एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें एक आदमी एक व्यक्ति की जमकर पिटाई करता दिखा। प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से यह मारपीट की घटना हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी से मारपीट का वीडियो आया सामने, जहां 2 पक्षों की मारपीट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना एक महिला को महंगा पड़ गया और कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। वहां एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि घरों को अवैध तरीके से बनाया गया था और इसी लिए कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने घरों को तोड़ डाला। मध्य प्रदेश के धार में रुपेश हत्याकांड मामले में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, जहां महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ जमीन पर लेटकर विरोध किया। महाराष्ट्र ठाणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक ऑटो वाला एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता देखा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हरदोई में सरकारी दफ्तर में शराब पीने का वीडियो वायरल। प्रशासन अधिकारी के निलंबन के दिए निर्देश। राजस्थान के जयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा पैंथर चहलकदमी करते हुए सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के विदर्भ में इस क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर बाघ को पकड़ा। इस बाघ ने गढ़चिरौली में 13 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। ड्यूटी के दौरान एक स्टाफ नर्स दूसरे का कर रही थी फेशियल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों के गैंग ने कई मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ घूमते चोरों को एक वीडियो भी सामने आया है चोरी करते वक्त का। चोरी करने से पहले वो अलग अलग घरों में रेकी करते थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां सोने की एक दुकान में 2 चोर चोरी कर फरार होते दिखे, तभी एक को दुकानदार ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश बंदूक के बल पर लूट करते दिखे, जिसका पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर गाड़ियों की चोरी का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 12 गाड़ियों को बरामद किया है। यूपी में इटावा में 4 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुस्साए परिवार वालों का जोरदार हंगामा। सड़क हादसे में बच्ची की मौत के खिलाफ जताया विरोध। वाराणसी के बीएचयू में फी बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया और जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक तांत्रिक को किया गया गिरफ्तार। तंत्र मंत्र की आड़ में महिलाओं के साथ रेप करने का सनसनीखेज आरोप। महिला एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका आमने सामने। राजेश्वरी गायकवाड़ ने नीलाक्षी को बोल्ड मारा। श्रीलंका को 8वां झटका। पाकिस्तान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा, दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान। बिना समन्वय के परमाणु हथियार वाला देश है पाकिस्तान।
ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आग चिली तक पहुंच चुकी है, जहां ईरान के लोगों ने अपने पासपोर्ट को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथ को लाल रंग से रंगा हुआ था, जो विरोध का तरीका है। तुर्की के कोयला खदान में विस्फोट से बड़ा हादसा, कम से कम 28 मजदूरों के मारे जाने की खबर। हादसे के वक्त खदान में मौजूद थे 110 मजदूर। खदान में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान के अस्पताल की छत पर मिले 500 शव, ज्यादातर शव के कई अंग गायब हैं। और उत्तर प्रदेश बिहार के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ की मार लगातार बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब है कि यूपी में तो 21 जिलों में सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। यूपी के पूर्वांचल की ज्यादातर नदियों में उफान है, जिसके बाद लोगों के घरों में कई फीट पानी भर चुका है। लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, वहीं प्रशासन की कई कंपनियों को राहत कैंप में लगाया गया है। यूपी में बाढ़ से हाहाकार। इक्कीस जिलों में जल तांडव। बारह लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश में घाघरा हो, राप्ती हो या फिर सरयू, हर नदी में उफान है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। आलम यह है कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बस्ती में घाघरा नदी में उफान। 70 गांव बने टापू। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में घाघरा नदी में आई बाढ़ के बाद लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 70 गांव टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ का रौद्र रूप इस कदर है कि 70 गांव की 1 लाख पब्लिक प्रभावित है। घाघरा नदी में अचानक हाई फ्लड आने से कई गांव जलमग्न हो गए। हजारों लोग बाढ़ की वजह से गांव में फंसे हैं, जिनको जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहा है। पीने के लिए राशन है, न रहने के लिए है, कोई ठिकाना नहीं है, घर द्वार बह गया, हम लोग कहाँ रहेगा। जिला प्रशासन की टीम लगातार कैंप कर रही है। बोट और नाव के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी की टीम लगाई गई है, जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। 50 मोटर बोट, 250 नाव बाढ़ क्षेत्र के 50 किलोमीटर क्षेत्र में लगाई गई है, जो बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। शाम से जब वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, इसके पूर्व 3 दिन से लगातार चेतावनी दी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। अचानक पानी का लेवल हाई होने से हमारा अशोकपुर और बर्दिया लोहार जो ग्राम पंचायत है, इसकी आबादी करीब 5000 से 6000 जो ज़्यादा प्रभावित एरिया में जहां पर पानी का भर गया है, उसको निकालने का रात से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बलरामपुर में राप्ती का रौद्र रूप। 400 से ज्यादा गांवों में आई बाढ़। उधर बलरामपुर जिले में भी राप्ती का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती अब भी खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के कुछ इलाकों में भले ही बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन तमाम इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले में 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्ले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। नुकसान सा चाउर दाल किसान जो उनको रहा सब बहेगा, खाद भूसा जितना रहा, आलू रहा, टमाटर जो उनको लाइन रहा सब बहेगा, मक्का गेहूँ बहेगा, चाउर बहेगा, लाइन नहवा दे चाउर कौन में रोका खावा जाई, पैसे धीरे वहीं धोए धाय कोई कुल खावा जाए, का करा जाए।
बलरामपुर प्रशासन भी हरकत में आ गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए 214 नाव और 68 मोटर बोट लगाई गई। इसके साथ ही बाढ़ में 2 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। फ्लड पीएसी की भी 7 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं। लेकिन बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे कई लोगों के पास अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ सब बोल रहे हैं 5 रोज से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोई साहब आता है, न यहाँ सुबह कोई आता है। सरयू नदी खतरे के निशान के पार। जुगाड़ वाली नाव पर सवार जिंदगी। यूपी के मऊ जिले में बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल है। सरयू नदी में आए सैलाब के बाद लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नदी किनारे लगातार कटान हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क, स्कूल और घरों में कई फीट तक पानी भर चुका है। सरयू में उफान इस कदर आया हुआ है कि सैकड़ों गांव टापू बन चुके हैं। बिहार में भी बाढ़ से हाहाकार। भागलपुर में गंगा में आई बाढ़। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ते जलस्तर के साथ तेजी से कटान शुरू हो गया है। भागलपुर नवगाछिया के 3 टंगा दियारा में कटाव इतना तेज है कि पलक झपकते ही मकान गंगा में समा जा रहा है। अब तक ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों घर गंगा में समा चुके हैं। घर के साथ साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र समेत लोगों के कई कीमती सामान कटाव की भेंट चढ़ चुका है। 3 टंगा दियारा का ज्ञानीदास टोला पूरी तरह कटाव की चपेट में है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन कटाव की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। और अब आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं कि देश में पहली दफा कहां हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। हिंदी भाषा में चिकित्सा शिक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में पढ़ाई जाने वाली एमबीबीएस की किताबों को लॉन्च करेंगे। हिंदी भाषा में डॉक्टर तैयार करने का मिशन कितना चुनौती भरा है, इस रिपोर्ट के जरिए हम इस वक्त दिखाते हैं आपको। तस्वीरें अचरज पैदा करती हैं, क्योंकि शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में हिंदी का बखान करने वाली पंक्तियां लिखी मिली। लेकिन ये तस्वीरें बड़े बदलाव के परिचायक हैं। चिकित्सा शिक्षा में हुआ बदलाव है ये। बदलाव का केंद्र है भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां अनवरत चल रहा है मंथन। मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक वॉर रूम है, जिसका नाम मंदार है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस वॉर रूम में हमें मिले। वो बड़ी टीम के साथ मिशन में लगे हैं। पहले हमने ये निर्णय किया था कि हम अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर, और हमने ये मंदार वॉर रूम की स्थापना इसीलिए की। और इसका नाम भी मंदार इसीलिए है कि अमृत मंथन के समय जिस पर्वत का उपयोग किया गया था अमृत निकालने के लिए, वो मंदारी था। अन्य जो विदेशी भाषाएं हैं जिनमें कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, उनमें सभी में टेक्निकल वर्ड किसी भी उसमें चेंज नहीं किए गए हैं। वही पद्धति अपनाते हुए हमने कोई भी टेक्निकल वर्ड को चेंज नहीं किए गए हैं। हिंदी में एमबीबीएस दरअसल ये एक ऐसी शुरुआत है जिसकी लोग तारीफ भी करेंगे और नुस्ख भी निकालेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी ज्ञान या डिग्री को पाने में भाषा कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का मिशन कंप्लीट हो चुका है। हिंदी मीडियम में डॉक्टर बनाने का कोर्स इसी सत्र से शुरू होगा। शुभारंभ खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, क्योंकि हिंदी में एमबीबीएस की शिक्षा का आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार है। मैंने पुस्तक देखी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा को मध्य प्रदेश की सरकार ने मिशन बनाया। आधे बरस के अथक प्रयासों से हिंदी में डॉक्टर बनाने का पाठ्यक्रम तैयार किया। लेकिन ये पढ़ाई होगी कैसे? क्या भाषा बदलने से पढ़ाई के स्तर में कोई खामी तो नहीं आएगी? डे टू डे लैंग्वेज में जब डिस्कशन करेगा, प्रोफेशनली लोगों से बात करेगा, तो उसे किसी तरह की हीन भावना नहीं आएगी और वो अपनी बात को किसी भी व्यक्ति को कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी समझा सकेगा। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने के लिए कितनी तैयारियां की गई, इन्हें भी जानिए।
MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। सिलेबस बनाने में मेडिकल छात्रों और अनुभवी डॉक्टरों के सुझाव लिए गए। MBBS के विषयों के ऑथर और पब्लिशर को शॉर्टलिस्ट किया गया। किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन महाविद्यालय के प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों ने किया। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की मॉनिटरिंग की संस्थान स्तर पर समिति बनी। नए सत्र के लिए बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताबों का ट्रांसलेशन किया गया, जिससे अब क्लिष्ट अंग्रेजी की मोटी किताबों से छात्रों को निजात मिलेगी। बहुत सारे लोग नीट में हिंदी में देके फिर यहाँ जस्ट इंग्लिश में जंप करते, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है करना। तो आई थिंक एक ब्रिजिंग अच्छा है। हिंदी मीडियम में मेडिकल कोर्स को देर आए दुरुस्त आए जैसा ही मानिए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत थी। मध्य प्रदेश में ज्यादातर छात्र 12वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले होते हैं। मेडिकल के फर्स्ट ईयर में इनका सामना ऐसी अंग्रेजी से होता है जो आसानी से समझ तक नहीं आती, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं और जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में होने में। प्रयास, परिश्रम और प्रयोग के योग से बड़े परिवर्तन आते हैं। हिंदी में चिकित्सा की शिक्षा इसकी मिसाल है। हिंदी की निश्चित धारा में निश्चित संस्कारों के साथ चिकित्सा शिक्षा मिले, इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है।